हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने अपना रिवीजन क्लासेस स्टार्ट किया है, जिसमें फरवरी मंथ से लेके पूरे अगस्त मंथ तक की जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें पूछी जा सकती हैं और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी, साथ ही साथ हमने साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, काफी सारे सेक्शंस फरवरी मंथ के कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम ज्योग्राफी में ही एनवायरमेंट, डिजास्टर्स, साथ ही साथ और जो जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड चीजें हैं कि कौन सी कंट्री के क्या नए नियुक्त हुए हैं पीएम या प्रेसिडेंट, या क्या जो भी समस्याएं चल रही हैं, तो उनको हम आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो आज हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजों को थोड़ा देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीडीएफ मटेरियल में कि 39 आर्टिकल्स हैं। और पीडीएफ मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आपको गूगल लिंक शेयर किया गया है, और उस गूगल लिंक पे आपको फॉर्म अवेलेबल है, और आप उस फॉर्म को फिल करिए। तो आपको जो भी मैगजीन्स हैं यूथ पावर एकेडमी की, वो वहां पे अवेलेबल है। और फरवरी मंथ की जो मैगजीन है आपको कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे प्रोवाइड की गई है। उसको हमने 3 सेक्शंस में बनाया है। हमारा डेली जो पीडीएफ मटेरियल रहता है वो, इसके अलावा हमारा मैगजीन है, मंथली मैगजीन। साथ ही साथ हमने फटाफट सीरीज इस को स्टार्ट किया है। और हमारी जो भी मैगजीन्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। और यूपी पीसीएस में चूंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी माध्यम से एग्जामिनेशन देते हैं, तो फटाफट का जो हिंदी में जो है वो आपके लिए काफी आसान है, और टॉपिक वाइज चीजें हैं। तो आपको बहुत ही आसानी से सारी चीजों को रिवाइज करने में इसमें हेल्प मिलेगी। तो आप जाके गूगल फॉर्म को भरिए, उसे सबमिट करिए, ताकि आपको फिर और भी जो मंथ है उनकी मैगजीन्स प्रोवाइड कराई जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजों की। अब जैसे कि आप पहला टॉपिक देख सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला है माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन इन दिल्लीज ग्राउंड वाटर एंड हेल्थ इम्पैक्ट। कि मतलब दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर है उसमें किस तरह से जो है प्लास्टिक का पाया गया है कि बहुत ज्यादा मात्रा में है। और अभी जो करंट का जो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है ये इसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है। तो आपके एग्जामिनेशन के लिए अगर हम देखें तो माइक्रोप्लास्टिक क्या है ये पूछा जा सकता है। यूपी पीसीएस में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका क्या डायमेंशन है। तो माइक्रोप्लास्टिक को अगर हम डेफिनेशन की बात करें, किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, तो जो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जिन का जो है 5 मिलीमीटर से कम के होते हैं उनको माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। और ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, और इनका जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये माने जाते हैं कि ये सेफ नहीं है। और हाल फिलहाल की घटनाओं में अगर हम देखें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इनकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं और कैंसर की समस्या काफी बढ़ रही है। तो ये, और इसका असर ना सिर्फ अभी लोगों पे पड़ रहा है, इंसानों के शरीर पे डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं इसकी वजह से जो है वो प्रभावित हैं। प्लेसेंटा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, और सीरियस इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं। और स्पेशली वुमेन्स में, और जिनकी वजह से जेनेटिक्स भी पूरा चेंज होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो माइक्रोप्लास्टिक का जो डायमेंशन है इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब अगर आप कीवर्ड्स में देखिए तो यूएनईपी के बारे में बताया गया है, कई बार नाम भी पूछा गया है कि यूएनईपी क्या है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। ये एक ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है, और ये देखती है कि किस प्रकार से पूरा एनवायरनमेंट का देख रेख चल रहा है, क्या इसमें चीजें हो रही हैं। तो ये है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक स्टडी में पाया गया है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है पिछले 2 दशकों में उसमें 30% की बढ़ोतरी हुई है। और प्रोजेक्ट टाइगर हमारा एक कमिटमेंट था जो कि लॉन्च हुआ था 1973 में, और इसके बाद से ये एक पूरा इसको कह लीजिए कि एक ऐसा क्षण था जिसके बाद से टाइगर के कंजर्वेशन के लिए प्रयास शुरू हुए। और पिछले बीते जो 2 दशक हैं उसमें हमने बहुत ही तेजी से जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की है।
भारत की अगर हम बात करें तो भारत में करीब 70% जो भी दुनिया के टाइगर है उनका 70% भारत में ही पाया जाता है। और इनका जो संख्या है ये 2006 में 1411 था जो कि बढ़ के 2018 तक 2967 हो गया है। और अगर हम हाल फिलहाल के सेंसस की बात करें तो 3300 से ज्यादा टाइगर्स को जो है वो लोकेट किया गया है ऑल ओवर कंट्री। तो ये भी देखिए हमारे एग्जामिनेशन में आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, क्या है, अभी संख्या कितनी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अक्सर पूछा जाता है कि इसका डेट क्या है। जैसे यूपीपीसीएस की अगर हम बात करें तो एक्ट का जो ईयर है ये पूछा गया है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, सिमिलरली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है। और ये एक लीगल जो है वो सेट बैकअप बैकबोन है जिसके तहत जो भी एरियाज हैं उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है और उनका लिमिटेड जो है वो यूज अलाउड होता है ताकि जो भी ये हमारी स्पीशीज हैं उनका कंजर्वेशन हो सके। फिर नेक्स्ट ओलिव रिडली टर्टल के पॉपुलेशन से रिलेटेड आर्टिकल है और 16 साल तक स्टडी हुई और उसमें बताया गया है कि जो ओलिव रिडली टर्टल की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है हाल फिलहाल में उसकी वजह से और जो टेम्परेचर है उसकी वृद्धि में उसकी वृद्धि होने की वजह से जो रेशियो है वो फीमेल्स की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि यहाँ पे भी जो है वो पोल्यूशन का क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो उसमें भी जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा हो रही हैं मेल की तुलना में। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है और अगर ऐसा लंबे समय तक चला तो इसमें जो है वो दिक्कतें आएंगी। ओलिव रिडली टर्टल की बात करें तो इनको आईयूसीएन की वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है। तो अब देखिए अगर आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को देखिए तो इसमें आपको पता चलता है कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। अगर हम ये देखना समझना चाहें कि ये क्या है तो ये कैटेगरीज बनाई हैं कि कौन सी स्पीशीज जो है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकली है, मतलब खत्म हो चुकी है, कौन सी खत्म होने के कगार पे है, कौन जो है वो उचित मात्रा में है। इसके लिए कैटेगरीज जो है वो बनाई गई हैं। तो इसमें अगर आप देखिए तो करंट के साथ साथ आपकी बाकी चीजों का भी एक क्विक रिवीजन जो है वो इसमें हो रहा है। और अगर हम ओलिव रिडली टर्टल की बात करें तो गहिर माथा मैरीन सेंचुरी है और ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडलीज के लिए। तो इतनी चीजें आपके क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और हमारे अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आप ज्वाइन करिए और ताकि आपको जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। और अगर हम कीवर्ड्स की भी इसमें बात करें तो देखिए जैसे ओलिव रिडली टर्टल के बारे में बताया गया है कि ये एक समुद्री टर्टल होता है जो कि जाना जाता है, इसका स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। बहुत संख्या में ये अंडे देते हैं और ये भारी संख्या में इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो घड़ियाल कंजर्वेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल निकला था और इसमें मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव इन्होंने चंबल रिवर में 10 घड़ियालों को रिलीज किया। और माना जा रहा है कि इससे ये जो घड़ियाल है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। और भारत की अगर हम बात करें तो 80% जो घड़ियाल है वो यहाँ पे पाए जाते हैं और इनको जो है वो प्रिजर्वेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में जो है वो वहां के चीफ मिनिस्टर ने ये काम जो है वो चंबल नदी में शुरू किया है। और अगर हम घड़ियाल की बात कर लिए तो एक टाइम पे ये पूरे साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे। लेकिन चूंकि इनका जो हैबिटाट है उसका काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। हैबिटाट मतलब कि जहाँ ये प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं उसका जो वो जो एरियाज हैं ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से हंटिंग की वजह से इनकी संख्या में जो है वो गिरावट आई है। और इनके कंजर्वेशन का के लिए जो है प्रयासरत है सरकारें। और इसी के तहत जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे चंबल रिवर में इनको जो है वो अ, लेके पहुंचाया गया है ताकि फिर वहां पे इनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ सके। और अगर हम इनके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम होता है गेवियलिस गैंगेटिकस। ये घड़ियाल का नाम होता है और ये अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें तो इंडिया होस्ट करेगा 12th रीजनल 3RN सर्कुलर इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस और ये जो कॉन्फ्रेंस है वो जयपुर में होगी। तो इसको आप याद रखिएगा।
3R से मतलब होता है, ये कई बार पूछा भी गया है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। और ये एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी होती है। साथ ही साथ अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसका कि उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार का जो वेस्ट है वो जनरेट ना हो, उसको पूरी तरह से वापस से साइकिल में जो है वो कंज्यूम कर लिया जाए। और इससे जो है वो चीजों का जो है वो हमेशा जो है वो जिससे कि चीजों को हम सस्टेनेबल तरीके से यूज कर सके। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जयपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारत अपना कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इसको लॉन्च करने जा रहा है, और आशा ये की जा रही है कि अक्टूबर 2026 तक इसको जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस है उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ अ, जो प्राइसिंग इमिशंस मतलब कि जो कि उत्सर्जन होता है, गैसों का उत्सर्जन होता है, उसकी ट्रेडिंग होती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी प्रोजेक्ट को लगाने में या किसी चीज को लगाने में आपने अ, कम पॉल्यूशन फैलाया, और साथ ही साथ आपने ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड या और भी जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें किसी तरह की कमी आई है, तो आपको क्रेडिट जो है वो दिया जाता है। तो अब इस प्रकार की जो स्कीम है वो भारत भी अपने यहाँ लागू करने वाला है, और अगले साल तक ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अगर स्टडी की बात करें तो उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो कोल पावर प्लांट्स हैं उनका जो इफेक्ट है वो भारत की जो क्रॉप यील्ड है उस पर पड़ता है। और ये रिसर्चेस में पाया गया है। तो अगर इसमें हम देखें तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है और उसमें पता चला है कि जो कोल फायर्ड पावर प्लांट से जो एमिशन होता है उसका असर कितना पड़ता है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और इसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो गेहूं और चावल हैं उनके उत्पादन पे असर पड़ता है। लगभग 10% तक जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स को देखें तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, और बहुत ही ज्यादा ये रिलाय करता है क्योंकि भारत में जो है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो है वो बहुत से हैं जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होता है। और एक सैटेलाइट का नाम बताया है जिसका नाम है ट्रोपोमी सैटेलाइट, और ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कॉपरनिकस प्रोग्राम के तहत इसी का ये पार्ट है। और इसी के तहत हमें जो है बहुत सारी जो गैसेस हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उनका स्टडी करने में सहायता मिली है, और उससे जानकारी मिली है कि किस प्रकार इनका जो इम्पैक्ट है वो हमारी क्रॉप यील्ड्स पे पड़ता है। तो ये सारे टर्म्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ये जो सैटेलाइट है ये कौन से स्पेस एजेंसी का है, साथ ही साथ जो है वो किन किन वेराइटीज के जो पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो ये आपके एग्जामिनेशन में चीजें आ सकती हैं। फिर राजस्थान ने अपना पहला ग्रीन बजट की घोषित किया इस बार, इस वित्त वर्ष में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 27,854 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसको एलोकेट किया गया है। और इसमें जो है वो क्लाइमेट से जुड़ी जो भी इनिशिएटिव्स हैं, साथ ही साथ जो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के तरीके हैं, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम किया जाएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो ये काफी पूछा गया है, और इसमें जो है वो टोटल 17 है जिनके अब टारगेट्स पूछते हैं कि कौन से उसमें क्या आता है। अब जैसे इसमें देखिए एसडीजी 13 में है क्लाइमेट एक्शन, एसडीजी 15 में है लाइफ ऑन लैंड। तो ये सारी चीजें हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो इस पे आप जरूर फोकस करिएगा कि कौन कौन से 17 हैं, उन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाएंगे अरावली हिल्स में। और माना जा रहा है कि ये लगभग 4,000 हेक्टेयर के एरिया में फैला रहेगा, और ये गुरुग्राम और नूह इसको पूरा कवर करेगा। और इसको लेके जो है वो कुछ कुछ लोगों की तरफ से कंसर्न्स भी जताए जा रहे हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट है या क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं इसको। लेकिन ये काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, और तो ये हमें याद रखना है कि अरावली सफारी पार्क कहाँ बन रहा है।
साथ ही साथ अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन रेंज है दुनिया का, और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। और ये डेजर्टिफिकेशन को रोकने में, साथ ही साथ जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने में भी इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये आप अरावली और ये जो सफारी पार्क है इसको जरूर याद रखिएगा। फिर भारत का पहला जू बायो बैंक इंडेंजर्ड स्पीशीज का, ये दार्जिलिंग जू में इस्टेब्लिश हुआ है। और यहाँ पे डिफरेंट जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके डीएनए को, जो सैंपल्स हैं उनको प्रिजर्वेशन का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनके रिवाइवल के लिए भी काम किया जाएगा। और इससे जुड़ी एक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप कीवर्ड्स देख लीजिए तो सीसीएमबी के बारे में बताया गया है। सीसीएमबी का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है, और इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे सारा रिसर्च का काम जो है ये होता है यहाँ पे, और ये हैदराबाद में लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स फाइंडिंग्स के बारे में है। ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है इसको पब्लिश करने का काम जो है वो जर्मन वॉच करता है। 2006 से ही जो इसको पब्लिश किया जा रहा है, और इसमें पूरा एनुअल एनालिसिस होती है कि किस प्रकार का इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है ग्लोबली, जो भी हमारे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनका। तो ये आप याद रखिएगा कि किसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जर्मन वॉच। फिर एक आर्टिकल निकला था वेलियंगिरी हिल्स से रिलेटेड। अब चूंकि इसमें कुछ आर्टिकल आया था तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ है। तो ये हिल जो है वो कोयम्बटूर के पास में है, और ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। ये वेस्टर्न घाट में ही है, और ये जो है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि दुनिया के 8 हॉटेस्ट हॉट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स के तौर पे जाना जाता है। अब अगर आप पूछेंगे कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स क्या क्या होते हैं, तो ये ऐसी जगहें होती हैं जहां नेचुरली बहुत सारे फ्लोरा और फौना के स्पीशीज मिलते हैं, मतलब कई तरह के जीव जंतु वनस्पतियां जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये नाम याद रखिएगा कि वेलिंगिरी हिल्स कहाँ पे है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन सागर आइलैंड। सागर आइलैंड की अगर हम बात कर लें तो ये सबसे बड़ा आइलैंड है सुंदरबन आर्किपेलागो का, और ये जाना जाता है कपिल मुनि टेम्पल के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे हर साल जो है वो मकर संक्रांति के तौर पे लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे नहाने जाते हैं। तो यहाँ इस आइलैंड पे भी जो है वो कई तरह के कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जनवरी के महीने में काफी भारी मात्रा में श्रद्धालु जाते जाते हैं नहाने के लिए। जैसे कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था तो यहाँ पे भी आयोजन होता है, और ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और इस पे भी क्लाइमेट चेंज का काफी असर देखने को मिल रहा है। जो सी लेवल है उसमें जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो भी वहां पे काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कुंभ अगर कह के आए और सुंदरबन या सागर आइलैंड की बात पूछे तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता में है सुंदरबन आइलैंड। फिर नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम देखें तो फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया। फॉरेस्ट फायर की अगर घटना देखें तो जंगलों में जो है वो स्वतः आग लग जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, और इंडिया को भी इस चैलेंज का सामना करना पड़ता है। इंसानों की गतिविधियों की वजह से, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से अक्सर फॉरेस्ट फायर जो है वो लग जाती हैं। और अगर हम इंडिया की बात कर लें तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये मॉनिटर करता है फॉरेस्ट कवर को, और साथ ही साथ जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड जो फायर रिस्क हैं उनको देखने का काम करता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। और कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें इस तरह की एक कोलैबोरेशन हुआ है, और जिनकी वजह से इस तरह की घटनाओं पे जो है वो रोक लग सकी है। तो अब अगर हम देखें तो नेपाल का कम्युनिटी ग्रुप प्रोग्राम है, साथ ही साथ इंडोनेशिया का फायर फ्री विलेज प्रोग्राम है। तो इसमें जो है वो लोकल लोगों का यूज करके जो आग है उससे बचाव किया जाता है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ ये FFPMS क्या है, और
किस तरह से जो है वो कौन-कौन सी कंट्रीज़ में इस तरह के प्रोग्राम चले हैं, ये आ सकता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है वल्चर्स के पॉपुलेशन पे, इससे रिलेटेड आर्टिकल है। और अगर आप देख लें तो जोरबीर कंजर्वेशन रिजर्व की बात इसमें कही गई है। और ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये बीकानेर में है, राजस्थान में। और यहाँ पे जो कैटल हैं जो मर जाते हैं जीव जंतु उनको जो है वो रखा जाता है। और ऐसा देखने को मिला है कि प्लास्टिक पॉपुलेशन की वजह से जो गाय हैं, जो एनिमल्स हैं, उन पे काफी असर पड़ा है। गाय और बाकी जानवर जो है वो प्लास्टिक को किसी ना किसी तरह खा लेते हैं। तो उसका जो इफ़ेक्ट है, वो वल्चर्स की पॉपुलेशन पे भी काफ़ी पड़ता है। और वल्चर्स की अगर हम बात करें तो गिद्ध जिन्हें कहा जाता है हिंदी में, और इनकी संख्या में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। डाइक्लोफेनॉक एक ऐसा केमिकल होता है जिसको कि पेन किलर के तौर पे यूज़ किया जाता है, और ये इसकी वज़ह से जो इनका पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो ये कंज़र्वेशन रिज़र्व कहाँ कहाँ पे है, और डाइक्लोफेनाक की जो पॉइज़निंग का इम्पैक्ट है वल्चर पॉपुलेशन पे वो कैसा है? इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं। और डाइक्लोफेनेक और वल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन तो कई बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो चीता के री-इंट्रोडक्शन से है। जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं कि 2020 में जो है वो साउथ अफ्रीका से कि नामीबिया से जो है वो चीतों को लाया गया था कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फिर से 8 जो चीते हैं उनको ले आया गया है। और चीता की अगर हम बात करें तो ये भारत में एक्सटिंक्ट हो चुके थे, पूरी तरह से खत्म हो चुके थे 1952 में। और इसका जो कारण था ये था कि इनकी बहुत हंटिंग होती थी और जो इनका नेचुरल हैबिटेट है उसको जो है वो खत्म कर दिया गया था। तो इसीलिए इनका यहाँ पे फिर से री इंट्रोडक्शन किया गया, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जो है वो कहा था कि हाँ, आप इनके जो है वो बाहर से ले आ सकते हैं। तो एशियन जो चीता थे वो यहाँ पे खत्म हो गए थे। अब साउथ अफ्रीका से यहाँ पे लाया गया है और उनके कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसी को जो है वो चीता के घर के तौर पे जो है वो अभी फिलहाल के लिए जाना जा रहा है। साथ ही साथ कूनो नेशनल पार्क है, वहां पे भी चीतों का इंट्रोडक्शन किया गया है। फिर नेक्स्ट अगर हम देख लें तो भारत ने होंडुरस को आर्थिक सहायता भेजी है, ह्यूमैनिटेरियन मदद भेजी। वहां पे ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था जिसका नाम था सारा, और तूफान था ये। और होंडुरस एक सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोन है नेचुरल डिजास्टर के लिए, कि यहाँ पे अक्सर हरिकेन्स, ट्रॉपिकल तूफान ये सब आते रहते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पे आपने सहायता भेजी है तो नाम तो इम्पोर्टेंट है ही कि ये भारत ने किस देश के लिए भेजा, सारा तूफान कहाँ पे आया। साथ ही साथ अगर हम इसको ज्योग्राफी से रिलेट करना चाहें तो हॉन्डुरस कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है, ये चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्या होते हैं, तो इनको देख लीजिए। ये बहुत ही हाई मतलब इंटेंस होते हैं, लो प्रेशर विंड सिस्टम होता है। और ये ज्यादातर जो है वो ट्रॉपिकल ओशन में बनते हैं, और ये 40 से 75 माइल पर घंटे की रफ्तार से ये होते हैं, और काफी इनकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वल्चर्स की पॉपुलेशन है। अभी फाइंडिंग्स में पता चला है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सेंसस कराया गया कि मध्य प्रदेश में करीब 12,000 981 जो है आपके वल्चर्स हैं। तो यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा हैं। वल वल्चर्स की अगर हम बात कर लें तो ये जो मृत शरीर होते हैं उनको खाने का काम करते हैं, और ये एक तरह से जो है वो क्लीनिंग का काम करते हैं हमारे पूरे इकोसिस्टम का। इनको स्कैवेंजर्स कहा जाता है, और ये मृत चीजों को खाते हैं, और इस प्रकार से ये जो बीमारियां होती हैं उनके भी रोकथाम का काम करते हैं। तो इनका ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको जो है वो टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और ये एक बायोलॉजिस्ट हैं, और इनको इनके कंजर्वेशन के एफर्ट्स के लिए ये पुरस्कार से नवाजा गया है। और इन्होंने जो है वो असम में काफी काम किया है, जो इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनके रख रखाव का देखती हैं, ये कंजर्वेशन का काम करती हैं। और इनके साथ साथ निकोल किडमैन और जिजली पेलिकॉट, इन्हें भी जो है वो इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। फिर अगर हम 2025 महाकुंभ की बात करें प्रयागराज की, तो यहाँ पे भी नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया।
और यहाँ पे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम दिया गया था कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन। और यहाँ पे जो है वो इंडियन स्किमर एक स्पीशीज होती है, इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वो है रिंकॉप्स एल्बिकॉलिस। और इसका भी जो है वो काफी ये थ्रेटेंड कंडीशन में आ चुकी है, वल्नरेबल लिस्ट में आती है ये आईयूसीएन की। और इसके कंजर्वेशन के लिए कार्य किया जा रहा है। तो अब जो कि प्रयागराज में ये इस तरह का कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो इस बर्ड का नाम या इसका जो भी स्टेटस है आईयूसीएन की लिस्ट में, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हो गया है। और इसकी जो शुरुआत है 2023 में इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। परिकल्पना इसकी 2019 में की गई थी। और इसके तहत 7 जो टाइगर जो बिग कैट्स हैं, जैसे कि आपकी टाइगर, लायन, प्यूमा, लेपर्ड, इनके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए इसको बनाया गया है। और इसको जो है वो 50 वर्ष जब मनाया जा रहा था प्रोजेक्ट टाइगर का, तब इसको लॉन्च किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। और इसका पूरा यही मकसद है कि जितने भी बड़े ये आपके तेंदुए या शेर, चीते, ये सारी स्पीशीज हैं, इनको जो है वो कंजर्व किया जाए और ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाई जाए। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और भारत के ही द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। इसमें अब काफी सारी कंट्रीज जो है वो जुड़ चुकी हैं। फिर वेटलैंड से रिलेटेड एक आर्टिकल है, और मणिपुर में बताया गया है कि सेलिब्रेशन हुआ। और हर साल अगर हम बात कर लें तो 2 फरवरी को जो है वो वेटलैंड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और ये हमेशा 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है वो ईरानियन सिटी है रामसार, यहाँ पे जो है वो वेटलैंड के कंजर्वेशन का जो शुरुआत हुआ था। वेटलैंड की अगर हम बात करें तो ये ऐसा इकोसिस्टम होता है जो कि पानी से भरा रहता है, या हमेशा कभी कभी जो है वो अ, मार्शी या ऐसे इलाके जो दलदलीय इलाके होते हैं, उनको जो है वो वेटलैंड्स कहा जाता है, और इनके प्रिजर्वेशन का काम किया जा रहा है। और भारत की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 1000 से ज्यादा वेटलैंड्स हैं, जिसमें कि 85 जो है वो आपकी रामसार साइट्स हैं। साथ ही साथ अगर हम स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है वो वेटलैंड्स पाए जाते हैं। तो वेटलैंड भी अक्सर पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनकी तरफ से जो है वो यूनियन गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा गया है, और जिसके तहत जो मच्छर के नियंत्रण के लिए जो स्पीशीज हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो गैम्ब्यूसा एफिनिस, जिसको कि मॉस्किटो फिश कहा जाता है, साथ ही साथ पोसीलिया रेटिकुलेटा, जिसको कि गपी कहा जाता है, इनका जो है वो कंट्रोलिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। और ये चूंकि इन्वेजिव स्पीशीज है, बाहर से ये आई है, तो इनका जो हमारा लोकल एनवायरनमेंट है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी देखना होता है। तो इसीलिए जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, ये इसको पूरा स्टडी कर रही है, और इसमें रिस्पांस जो है वो गवर्नमेंट से पूछा गया है कि किस तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं और इसको अपने देश में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन्होंने मॉस्किटो फिश को बैन कर दिया है। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि कौन कौन से इनका जो है वो यूज किया जाता है मच्छरों के नियंत्रण में। फिर वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल है कि कैसे इसको हर साल जो है वो 1971 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बार का जो COP 15 है वेटलैंड का, ये जिम्बाब्वे में हुआ है। और इसके तहत वेटलैंड्स के कंजर्वेशन का काम हो रहा है। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो नई 4 जो है वो रामसार साइट्स इंक्लूड की गई हैं, तो अभी टोटल नंबर 89 हो गया है। और सबसे ज्यादा है एशिया में अगर हम वेटलैंड्स की बात करें, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये 3rd नंबर पे है। और जो नई साइट्स इस बार इंट्रोड्यूस की गई हैं वो है तमिलनाडु में, सिक्किम, झारखंड। और तमिलनाडु जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटलैंड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो इस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है ये आपका कंप्लीट होता है। और ये जो भी आपको क्वेश्चंस बताए गए हैं, ये इनको आप जरूर से याद रखिएगा। और हमारे चैनल को जाके आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमसे जुड़ने के लिए गूगल फॉर्म सबमिट करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम और अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी हमको ज्वाइन करिए।